12 नवंबर 1996 शाम के करीब 6:40 दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा था। रनवे पर एयरक्राफ्ट्स लैंड भी कर रहे थे और टेक ऑफ भी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपने रडार स्क्रीन पर नजर जमाए हुए थे। पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे टेक ऑफ का इंतजार कर रहे थे और किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में दुनिया का सबसे डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन होने वाला था। एक ऐसा हादसा जिसमें ना किसी माउंटेन से टकराव हुआ, ना कोई इंजन फेलियर हुआ, ना ही कोई बॉम्ब ब्लास्ट। सिर्फ एक गलत अल्टीट्यूड, एक कम्युनिकेशन एरर और कुछ ही सेकंड्स में 349 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसने एयर सेफ्टी के रूल्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज हम जानेंगे मिनट बाय मिनट कि उस शाम आसमान में आखिर हुआ क्या था। ये है चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन की अनटोल्ड स्टोरी। 1990s के दौर में इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही थी, इंटरनेशनल ट्रेवलर बढ़ रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ एशिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक बन चुका था। हर घंटे कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से ऑपरेट होती थी। उस वक्त मॉडर्न कोलिजन वार्निंग सिस्टम हर एयरक्राफ्ट में मैंडेटरी नहीं था। एटीसी और पायलट के बीच कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा सेफ्टी टूल माना जाता था और जब कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये दुनिया कुछ ही देर में देखने वाली थी। 12 नवंबर की शाम सऊदी अरबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 अपनी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तैयार खड़ी थी। ये एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट था, उस दौर के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक। एयरक्राफ्ट के अंदर कुल 312 लोग मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर लोग इंडियन पैसेंजर्स थे जो सऊदी अरबिया जा रहे थे हज या उम्रे के लिए। केबिन क्रू अपनी फाइनल सेफ्टी चेक्स कंप्लीट कर चुकी थी। कॉकपिट में पायलट्स डिपार्चर क्लियरेंस रिसीव कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था। रनवे क्लियर हुआ, इंजन की आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी और कुछ ही सेकंड्स बाद बोइंग 747 ने दिल्ली की जमीन छोड़ दी। एयरक्राफ्ट स्टेडली क्लाइंब करने लगा। पायलट को एटीसी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि एयरक्राफ्ट को 14,000 फीट तक क्लाइंब करना है और उसके बाद आगे की क्लियरेंस का इंतजार करना है। हर चीज प्रोसीजर के मुताबिक चल रही थी, लेकिन इसी वक्त दिल्ली के दूसरे हिस्से से एक और एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। यह था कजाकिस्तान एयरलाइंस का फ्लाइट 1907। एयरक्राफ्ट का मॉडल था इल्यूशन IL-76। इस फ्लाइट में कुल 37 लोग मौजूद थे। क्रू ज्यादातर कजाकिस्तान और रसिया से था। यह एयरक्राफ्ट दिल्ली में लैंडिंग के लिए डिसेंड कर रहा था। कॉकपिट में इंग्लिश कम्युनिकेशन उतनी फ्लुएंट नहीं थी, इसलिए पायलट और एटीसी के बीच एक ट्रांसलेटर भी इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन में मदद कर रहा था। एविएशन में हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है और जब लैंग्वेज बैरियर आ जाए तो एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है, आज हम विटनेस करने वाले थे। दिल्ली एटीसी दोनों एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा था। रडार स्क्रीन पर दोनों फ्लाइट्स क्लियरली दिख रहे थे। एक एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा था, दूसरा नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा था। नॉर्मल सिचुएशन में दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को सेफली पास कर जाते, लेकिन इस सेफ्टी का पूरा भरोसा सिर्फ अल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन पर था। अगर दोनों एयरक्राफ्ट अलग अलग अल्टीट्यूड मेंटेन करते तो शायद आज ये वीडियो कभी बनती ही नहीं। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 अब धीरे धीरे अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच रही थी। कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पैसेंजर्स को शायद सीट बेल्ट साइन के अलावा किसी और चीज का एहसास भी नहीं था। दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस का क्रू लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। चेकलिस्ट कंप्लीट हो रही थी, अप्रोच कैलकुलेशन चल रही थी और इसी बीच एटीसी ने एक और अल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन इश्यू की। ये इंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके सही फॉलो होने पर ही दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को सेफली क्रॉस कर सकते थे। लेकिन कॉकपिट के अंदर जो सुना गया और जो समझा गया, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था और वही फर्क कुछ ही मिनट बाद एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनने वाला था। रडार स्क्रीन पर दो छोटे छोटे डॉट्स धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। कंट्रोलर को लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकत कुछ हो रही थी। अगले 5 मिनट में जो होने वाला था उसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 अब स्टेडली 14,000 फीट की तरफ क्लाइंब कर रही थी। कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पायलट्स को पूरा भरोसा था कि एटीसी उन्हें सेफ सेपरेशन के साथ आगे गाइड करेगा। दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 दिल्ली की तरफ डिसेंड कर रही थी। एटीसी ने कजाकिस्तान के पायलट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि एयरक्राफ्ट को 15,000 फीट पर मेंटेन करना है जब तक अगला क्लियरेंस ना मिले। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी अल्टीट्यूड सेपरेशन की वजह से दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के ऊपर और नीचे सेफली क्रॉस करने वाले थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहीं से एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई। कजाकिस्तान के कॉकपिट में इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट नहीं थी। रेडियो पर एटीसी की बात को समझने और रिपीट करने में दिक्कत आ रही थी।
कंट्रोलर को लगा कि पायलट ने इंस्ट्रक्शन समझ लिया है, लेकिन असल में एयरक्राफ्ट धीरे धीरे असाइंड अल्टीट्यूड से नीचे डिसेंड करना शुरू कर चुका था। रडार स्क्रीन पर दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कंट्रोलर के पास उस वक्त सिर्फ रडार इंफॉर्मेशन थी। उस दौर में इंडिया के स्काईज में हर एयरक्राफ्ट के पास मॉडर्न एयर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS मैंडेटरी नहीं था। अगर TCAS होता तो शायद कॉकपिट में एक लाउड वार्निंग सुनाई देती, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और दोनों पायलट तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट ले जाते। लेकिन 1996 में ऐसी टेक्नोलॉजी हर फ्लाइट का हिस्सा नहीं था। सऊदी फ्लाइट 763 के पैसेंजर को कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं हो रहा था। केबिन क्रू अपने रूटीन ड्यूटीज में बिजी थी। लोग मैगजीन पढ़ रहे थे, कुछ लोग खिड़की से दिल्ली की लाइट्स देख रहे थे। शायद किसी माँ ने अपने बच्चे को कहा होगा बस थोड़ी देर और, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके सामने मौत सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 के कॉकपिट में वर्कलोड बढ़ता जा रहा था। अप्रोच कैलकुलेशन, अल्टीट्यूड चेक्स, रेडियो कम्युनिकेशन, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इसी बीच एयरक्राफ्ट और नीचे आता गया। कंट्रोलर को लग रहा था कि एयरक्राफ्ट अभी भी 15,000 फीट के आसपास है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो असाइंड लेवल से नीचे आ चुका था। अब दोनों एयरक्राफ्ट के बीच वर्टिकल सेपरेशन लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा था, एक नीचे आ रहा था, और दोनों एक ही इनविजिबल हाईवे पर आ गए थे। दिल्ली के रडार पर दो छोटे छोटे डॉट्स धीरे धीरे एक लाइन में आने लगे। हर सेकंड के साथ उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा था। कॉकपिट के अंदर किसी को भी एहसास नहीं था कि सामने से एक बोइंग 747 सीधा उनकी तरफ आ रहा है। फिर शाम के करीब 6:40 पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि अब बचने का कोई मौका ही नहीं था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी एयरक्राफ्ट के पायलट्स को आखिरी पल में सामने एक शेडो दिखाई दी। रिएक्शन देने के लिए वक्त ही नहीं था और अगले ही पल एक जबरदस्त टक्कर हुई। कजाकिस्तान एयरलाइन के क्राफ्ट का विंग्स और टेल सेक्शन सऊदी बोइंग 747 से टकरा गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि दोनों एयरक्राफ्ट हवा में ही टूटने लगे। फ्यूल टैंक्स फट गए। एक भयानक फायरबॉल आसमान में चमकी। कई किलोमीटर तक लोगों ने एक जोर का धमाका सुना। नीचे हरियाणा के चरखी दादरी के आसपास के गांव के लोग अचानक आसमान की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा आग के बड़े बड़े टुकड़े जमीन की तरफ गिर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही मिनट में ये साफ हो गया ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिड एयर ट्रेजेडी बन चुकी थी। आसमान से गिरते एयरक्राफ्ट का टुकड़े खेतों में बिखर रहे थे। धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था। गांव के लोग बिना कुछ सोचे समझे घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहाँ जो मंजर उनके इंतजार कर रहा था उसे देखकर हर किसी रूह कांप उठी। 349 लोगों की जिंदगी कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी थी? 12 नवंबर 1996 शाम आसमान में हुआ वो धमाका हरियाणा के चरखी दादरी के गांव तक पहुंच चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। किसी ने सोचा शायद बिजली का ट्रांसफार्मर फटा है, किसी को लगा एयरफोर्स की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन कुछ ही पल बाद आसमान से जलते हुए बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। एयरक्राफ्ट के इंजन, विंग्स के हिस्से, सीट्स और हजारों छोटे बड़े मेटल के टुकड़े खेतों में बिखरने लगे। गांव के लोग बिना किसी डर के घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ लोग जिंदा मिल जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। दो बड़े एयरक्राफ्ट हवा में ही टूट चुके थे। इम्पैक्ट इतना वायलेंट था कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने लगे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे रिकवरी ऑपरेशन में बदल गया। ऑफिशियल कंफर्मेशन आई सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 के 312 लोग और कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 के 37 लोग, कुल मिलाकर 349 लोग की जान जा चुकी थी। कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन बन चुका था। अगली सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस इसी खबर से भरी हुई थी। टीवी चैनल्स लगातार ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। पूरे देश में शोक की लहर थी। सऊदी अरबिया, कजाकिस्तान, इंडिया, तीनों देश के ऑफिशियल एक साथ इन्वेस्टिगेशन और विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करने लगे। एक्सीडेंट साइट को सील कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने हर छोटे से छोटे एयरक्राफ्ट पार्ट को कलेक्ट करना शुरू किया। एविएशन एक्सीडेंट में हर स्क्रू, हर वायर और हर मेटल का टुकड़ा एक एविडेंस होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढना। इन दोनों डिवाइसेस को आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट के आखिरी पलों का हर टेक्निकल डिटेल रिकॉर्ड करता है। कई घंटों की सर्चिंग के बाद दोनों एयरक्राफ्ट के रिकॉर्डर्स रिकवर कर लिए गए।
अब सबकी नजरें इन्वेस्टिगेशन पर टिक चुकी थी। क्या किसी एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट था, क्या एटीसी से कोई गलती हुई, या फिर कॉकपिट के अंदर कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसने 349 लोगों की जान ले ली। इन्वेस्टिगेटर्स ने रडार रिकॉर्डिंग को दोबारा एनालाइज किया। हर रेडियो ट्रांसमिशन को बार बार सुना गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के हर सेकंड को डिकोड किया गया और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट 763 अपनी असाइंड एल्टीट्यूड के मुताबिक क्लाइंब कर रही थी, लेकिन कजाकिस्तान की फ्लाइट 1907 ने एटीसी के दिए गए अल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। एयरक्राफ्ट असाइन लेवल से नीचे डिसेंड कर गया। इसी वजह से दोनों एयरक्राफ्ट एक ही एल्टीट्यूड पर आ गए। लैंग्वेज बैरियर, कॉकपिट कोऑर्डिनेशन और अल्टीट्यूड मॉनिटरिंग में हुई गलती ने मिलकर स्ट्रेटजी को जन्म दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी माना कि उस दौर की टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर्स भी आज जितने एडवांस नहीं थे। अगर मॉडर्न कोलिजन वार्निंग सिस्टम हर एयरक्राफ्ट में होते तो शायद पायलट को आखिरी पल में वार्निंग मिल जाती और शायद दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से बच जाते। इस एक्सीडेंट ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सबक दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि गलती किसकी थी, सवाल ये था कि फ्यूचर में ऐसे हादसे को रोका कैसे जा सकता है। और इस सवाल का जवाब लेकर आई इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट, जिसने पूरी दुनिया के एविएशन रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे एक हादसे ने इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दिया। कैसे इस ट्रेजेडी के बाद हजारों जिंदगियां बचाने के लिए नए सिस्टम मैंडेटरी बने। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। हर रेडियो ट्रांसमिशन को दोबारा सुना गया। हर रडार रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिले डेटा को एक्सपर्ट ने बारीकी से स्टडी किया और धीरे धीरे वो तस्वीर सामने आने लगी जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूड किया कि सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 अपनी असाइंड एल्टीट्यूड के मुताबिक क्लाइंब कर रही थी। दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दिए गए अल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाई और असाइंड लेवल से नीचे डिसेंड कर गई। इसी वजह से दोनों एयरक्राफ्ट एक ही अल्टीट्यूड पर आ गए और कुछ ही सेकंड बाद वो टकरा गए। इन्वेस्टिगेशन में लैंग्वेज बैरियर को भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया। कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेशन परफेक्टली क्लियर नहीं था। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कॉकपिट के अंदर पायलट के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर भी कई रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन सिर्फ ह्यूमन एरर को ब्लेम करके इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। एक्सपर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उस वक्त दुनिया भर के कई कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ट्रैफिक कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS मैंडेटरी नहीं था। ये एक ऐसा ऑनबोर्ड सिस्टम था जो एयरक्राफ्ट को आसपास मौजूद दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता था। अगर दो एयरक्राफ्ट डेंजरस डिस्टेंस तक आ जाते हैं तो सिस्टम दोनों कॉकपिट में तुरंत वार्निंग देता है। सिर्फ वार्निंग ही नहीं, ये पायलट को क्लियर इंस्ट्रक्शन भी देता है, एक एयरक्राफ्ट को क्लाइंब करने के लिए और दूसरे को डिसेंड करने के लिए। आज ये सिस्टम एविएशन सिस्टम का एक नॉर्मल हिस्सा लगता है, लेकिन 1996 में ऐसा नहीं था। चरखी दादरी ट्रेजेडी के बाद दुनिया भर के एविएशन रेगुलेशंस ने TCAS का बहुत तेजी से अडॉप्ट करना शुरू किया। इंडिया ने भी अपने एविएशन रूल्स में बड़े बदलाव किए। ATC की ट्रेनिंग को और मजबूत बनाया गया। स्टैंडर्ड पैरासियोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि लैंग्वेज कंफ्यूजन कम हो। कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया गया। हाई एल्टीट्यूड ट्रैफिक सेपरेशन प्रोसीजर को और स्ट्रिक्ट बनाया गया। ये सिर्फ इंडिया का लेसन नहीं था, ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत कुछ सीखा। दुनिया भर की एयरलाइंस ने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया। कई नए रेगुलेशन लाए गए और धीरे धीरे कमर्शियल एविएशन पहले से कहीं ज्यादा सेफ बनती चली गई। आज जब हम लाखों फ्लाइट को हर साल सेफली टेक ऑफ और लैंड होते देखते हैं तो उनमें से कई सेफ्टी सिस्टम की जड़ चरखी दादरी जैसे एक्सीडेंट तक पहुंचती है। 349 लोग उस शाम के बाद अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया, किसी परिवार ने अपने सपने। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये 349 लोग अलग अलग जिंदगियां थी, 349 कहानियां थी और 349 परिवार थे जिनकी दुनिया एक पल में बदल गई। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन आज भी एविएशन इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन के रूप में याद किया जाता है। ये हमेशा याद दिलाता है कि एविएशन जैसे हाईली एडवांस इंडस्ट्री में भी डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और प्रोसीजर की कितनी बड़ी अहमियत होती है। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत हाइट या एक मिस कन्फर्मेशन सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती है। लेकिन इसी ट्रेजेडी ने फ्यूचर के लिए एक नया रास्ता दिखा दिया। आज अगर मॉडर्न एयरक्राफ्ट एक दूसरे के इतने करीब आते हैं तो TCAS तुरंत वार्निंग देता है। पायलट सेकंड के अंदर एक्शन ले लेते हैं और कई पोटेंशियल एक्सीडेंट्स होने से पहले ही टल जाते हैं। इसलिए एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर इन्वेस्टिगेशन का असली मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि अगले एक्सीडेंट को होने से रोकना होता है। चरखी दादरी के 349 विक्टिम्स को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी याद में किए गए सेफ्टी रिफॉर्म्स ने आने वाले सालों में अनेक जिंदगियां बचाने में योगदान दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।